चलिए, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द स्टडी फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में हमने इसको नया एक प्रारूप दिया है। हम इस सेशन को इनसाइटफुल डेली एडिटोरियल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स को सम अप करके आपको प्रेजेंट करते हैं। 2-3 प्रयोग हमने किए थे पिछले दिनों, जिनमें से जो अंतिम प्रयोग है वो आज हम करने जा रहे हैं। इसमें आपके बहुत सारे सुझाव थे, उनको इनकलकेट करने का प्रयोग हमने किया है। जैसे कोई एडिटोरियल है, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड नॉलेज को ध्यान में रखना, करंट रेलेवेंस उसका क्या है, उसके अलावा कोई आर्टिकल जो प्रेजेंट किया गया है उसका सेंट्रल थीम क्या है और वो किसी सिचुएशन को किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है। उसके अलावा उसका स्टैटिक रेलेवेंस क्या है, कहाँ-कहाँ से स्टैटिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा जानना, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी के सिलेबस से कोई आर्टिकल कहाँ तक रेलेवेंट है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कट डाउन करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में आगे-आगे जैसे हम चलते जाएँगे। कुछ जो मेजर एडिटोरियल्स हमारे आज के हैं, उनमें पहला डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है। ये पिछले दिनों हम बहुत बार हालाँकि डिस्कस कर चुके हैं। ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करने का अनाउंस किया था पिछले दिनों, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बनी है, उसमें कहाँ तक इसको सही ठहराया गया है, भारत की मौजूदा स्थिति रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के क्या है, यूएस से ऐसे प्रयोग क्यों कर रहा है, ईयू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रशिया कैसे रिटेलिएट कर रहा है और चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ 200% तक बढ़ा करके अमेरिका को इसका जवाब देने की कोशिश की है, और क्या दुनिया के बाकी जो देश हैं वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। क्या वर्ल्ड ट्रेड के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अच्छा है? इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस आर्टिकल में डील करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ रीजन है, कैसे दुनिया में रीजनलिज्म बढ़ रहा है, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही एआई फ्यूचर स्टार्ट्स एट स्कूल, कि दुनिया में जब जब एआई का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर था रिसेंटली जो हमारे स्टार्टअप्स को लेकर के मीट हुई, जिसमें मंत्री जो हमारे स्टार्टअप्स के हैं पीयूष गोयल, वो वहां पर गए और उन्होंने कहा कि यू आर मेयरली रनिंग अ स्कूल और यू आर मेयरली रनिंग अ शॉप, है ना। तो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इनोवेशन होना चाहिए, तब आप उसको एआई कह सकते हैं, मान सकते हैं। ये मेजर हमारे आज के इश्यूज थे, इन्हीं पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ नए आर्टिकल्स हमारे पास हैं, पुराने आर्टिकल्स के अलावा, उनको देखेंगे। देखिए ये है, हिज नेम इज बुली, द ईयर ऑफ रीजन, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर स्टार्ट्स एट स्कूल, ये हमने बात कर ली। न्यू पैटर्न ऑफ रेमिटेंसेस, भारत में बाहर से जितनी आवक हो रही है रेमिटेंसेस की, वो कहाँ तक भारत को फायदा पहुंचा रही है और उसमें कैसे कमी आने की संभावना है, ट्रंप के रिसेंट जो प्रयोग उन्होंने किए हैं। उसके बाद अ केस फॉर द ग्लोबल साउथ सिक्योरिंग यूक्रेन पीस, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का पूरा डिस्कोर्स समझेंगे। ग्लोबल नॉर्थ किसे कहते हैं, ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो कैसे लीड ले रहे हैं इन पीस मेकिंग प्रैक्टिसेस, भारत भी उसका एक हिस्सा है। चलिए, पहला जो आर्टिकल जैसा हमने कहा भानु प्रताप मेहता जी का, हिज नेम इज बुली, तो ट्रंप के टैरिफ वॉर पर है। एग्जैक्टली पिछले दिनों जो बात कर रहे थे, इस आर्टिकल में हम पूरा जो इसका इतिहास है, पूरा जो इसका वर्तमान है, इसको लेकर के जो भी प्रश्न है, मैंने आपसे इसके इंट्रोडक्शन में कहा, उन सबको आज के लिए हम सबको डिस्कस करके यहाँ पर एंड कर देंगे, जब तक कि अगला नया कोई एडिटोरियल ऐसा नहीं आएगा जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग होगा। क्या रेलेवेंस है इसका हमारे सिलेबस में, वो देख लेते हैं एक बार। जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक है, उसके अंदर माइक्रो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। हालांकि अमेरिका यानी कि यूएस से जो है वो भारत का नेबरिंग कंट्री नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड पर इससे अंतर पड़ता है भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी। दूसरा, अगर नेबरली ब्रदरहुड में ना माने इसको, तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम गैट की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ये सारे इसके डिस्कशन के पार्ट हैं। फिर एजेंसीज एंड फॉरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, जितनी इंस्टीट्यूशंस हमने कहे उनका स्ट्रक्चर, उनका मैंडेट इसमें आ जाता है, तो उन पर आपको एक स्टैटिक स्टडी करनी है। कौन कौन सी हैं, ये वाली सारी हैं जो अभी हमने लिस्ट आउट करी है। चलिए प्रवेश करते हैं आर्टिकल में, और लास्ट में हम एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, लिख पाएंगे इस हमारी डिस्कशन के बाद में, और जैसे आप लिखें तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा,
चाहे आप वेबसाइट पर जो लिंक दिया जाएगा उस पर अपलोड कर दें, या जो टेलीग्राम ग्रुप होता है वहां पर डिस्कशन ग्रुप में आप अपने आंसर्स को जैसे ही हमें देंगे तो नेक्स्ट डे आपको चेक्ड कॉपी जो वो मिल जाएगी, और एक डिस्कशन भी छोटा सा हम यहाँ पर करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता था। शुरू करते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है पहला, हिज नेम इज बुली, अमेरिकन रिट्रीट ऑन ट्रम्प्स टर्न टू प्रोटेक्शनिज्म। टर्म समझिए, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था आपकी खुली हुई होती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खुली है, कोई भी देश आकर के वहां पर व्यापार कर सकता है किन नियमों के तहत? जो हमने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में बनाए थे 1948 में। इन नियमों के बनने के बाद दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को लेकर के सहमति बन गई कि आप कितने प्रतिशत तक किसी आयात पर शुल्क लगा सकते हैं और कितना निर्यात किसी देश को कर सकते हैं, डंप नहीं कर सकते किसी भी देश में अपना सामान। ये समझौते हुए थे दुनिया के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब केनेशियन इकोनॉमिक्स पर दुनिया काम कर रही थी, पूंजीवाद का ढलान चल रहा था, कम्युनिज्म अपने उभार पर था, चाइना एक ऐसी इकोनॉमी थी जो खत्म थी, लेकिन धीरे धीरे उसने समाजवाद के रास्ते को अपनाया और आगे बढ़ी। उसी वक्त अमेरिका अपने कानूनों में संशोधन कर रहा था और पूंजीवाद में केनेशियन इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा था। तब ये इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए। उसी टाइम पर हमने गैट व्यापार समझौता किया। इस गैट व्यापार समझौते में हमने क्या कहा कि प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका प्रोटेक्शनिज्म को समझिए थोड़ा सा। जैसे दो देश आपस में व्यापार करते हैं, किसी देश का निर्यात किसी दूसरे देश में हो रहा है, मान लीजिए देश ए है, ए का निर्यात बी देश में होता है। अब ऐसे में क्या होगा? लेट्स से कि ये एक अमुक सामान एक्स बनाते हैं, वो सामान कोई भी हो सकता है, जैसे कपड़े हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल सामान हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से जब ये आयात करते हैं तो उसका शुल्क मान लीजिए उन्हें 100 रुपए पड़ता है आयात करने के बाद के सामान का। उनके देश में जो सामान बनता है उस सामान की कीमत उनके यहाँ पर 125 रुपए है और क्वालिटी है बहुत खराब। ऐसे में कोई देश क्या कर सकता है कि अपने सामान को तरजीह देने के लिए दूसरे के सामान के ऊपर टैरिफ लगा देगा, ताकि वो सामान इतना महंगा हो जाए कि लोग उसको खरीद ना पाए। अब ये 100 रुपए का सामान आप माने कि अगर उसी देश में 500 रुपए का होता है तो लोग इस सामान को नहीं खरीदेंगे। पहला तो ये कि ये बाहर से आया है, तो उस पर जो राष्ट्रवादी विचार है वो ये कहेंगे कि आप स्वदेशी अपनाइए, है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। तो इस सामान को लोग खरीदने से हतोत्साहित होंगे और अपने देश के खराब सामान को बहुत कम कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जो ट्रंप अपने देश में आजकल कर रहे हैं कि आप एक तो स्वदेशी खरीदिए, दूसरा जो बाहर से सामान आ रहे हैं उनको कम तरजीह देने के लिए उन पर टैरिफ्स बहुत बढ़ा दिए जाते हैं। टैरिफ आप समझ गए, शुल्क आप समझ गए। अब इसी को लेकर के ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? मान लीजिए अमेरिका का सामान है एक्स और वो भारत में निर्यात हो रहा है 200 रुपए में, तो अमेरिका से जो सामान भारत में आता है उस पर भारत ने 26% शुल्क लगा रखा है। तो जो सामान भारत से अमेरिका जाएगा उसमें अमेरिकन टैक्स प्लस जो भारतीय टैक्स लगा हुआ है उसको जोड़ करके ट्रंप टैक्स लगाएंगे। इसे हमने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ, कि जितना आपने हमारे ऊपर लगाया है उतना हम आपके सामान के ऊपर लगाएंगे, प्लस जो हमने पहले से लगा रखा था उसको रखेंगे। इससे क्या होगा? जो भारत से जाने वाला सामान है वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका में बनने वाला सामान है वो भारतीय सामान के मुकाबले सस्ता होगा, लोग उसको खरीदने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो इससे नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली भारत के निर्यात को नुकसान होगा, भारत का निर्यात हतोत्साहित होगा, भारत के रेमिटेंसेज या भारत को जो होने वाली आवक थी निर्यात से वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली दुनिया के सारे देशों के साथ ट्रंप ऐसा ही करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोटेक्शनिस्ट बने हुए हैं। ये डिबेट है पूरी कि ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, अपनी खुली हुई अर्थव्यवस्था में क्यों दूसरों के सामान को नहीं घुसने देना चाहते। ये तो हो गई एक तरफ की बात, आप समझ गए, आप टैरिफ समझ गए और रेसिप्रोकल टैरिफ समझ गए। अब आप समझिए, देशों को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों में अपने सामान की कीमत कम करने के भी तरीके होते हैं। जैसे एक सामान है, मान लीजिए एक्स कोई वस्तु है, वो 200 रुपए में अमेरिका से भारत में आकर के बिक रही है, तो अमेरिका उसके निर्यात की इतनी फ्लडिंग भारत में कर देगा जिसको हमने कहा डंपिंग। जब किसी वस्तु की डंपिंग हो जाती है दूसरे देश में तो वो सामान इतना सस्ता हो जाता है कि कोई देश उस सामान से कितनी भी क्वांटिटी में निर्माण करके कंपीट नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं डंपिंग। तो सरकारें अक्सर क्या करती है, डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है
वो फ्लरिश कर रहा है और चाइना सेमीकंडक्टर थोक के भाव बनाता है, बहुत ज्यादा बनाता है, बहुत ज्यादा संख्या में बनाता है, तो उनके यहाँ नेचुरली इसकी कीमत कम है। अब भारत में अगर वो इसी सामान को डंप कर देंगे तो इस सामान की कीमत सेमीकंडक्टर की बहुत कम हो जाएगी और पूरा देश चाइना में बने सेमीकंडक्टर को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो भारत क्या करेगा, चाइना से जो सेमीकंडक्टर आएंगे उन पर एक डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर देगा ताकि वो सामान उतना ही महंगा हो जाए जितना भारतीय सामान है। फिर जो वहां के लोग हैं वो दोनों की क्वालिटी, दोनों के प्राइस, दोनों की ड्यूरेबिलिटी को मैच करके, कंपैरिजन उनका करके कोई भी वस्तु खरीदने के लिए अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। ये 3 चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी थी। इस आर्टिकल में वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेड डिसरप्शन ट्रंप ने किया है ना, वो बहुत एग्रेसिव है। उनके जो टैरिफ्स उन्होंने अप्लाई किए हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, साथ ही ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने आपको समझाया क्यों खतरनाक है। फिर वो कह रहे हैं कि भारत का डिबेट क्या है, भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसको लेकर के डिबेट चल रही है। 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। ट्रंप अगर कोई टैरिफ शुल्क लगा रहे हैं तो उसको लगे रहने देना चाहिए। जब सब्सिक्वेंटली नई सरकारें आएंगी तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। अब इसमें फिर एक और डिबेट खुल जाती है, उसकी तरफ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं कि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और क्या वो तीसरे कार्यकाल के लिए फाइट करेंगे, क्या वहां के संविधान में संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे, पॉलिटिकल डिबेट आ जाती है। फिर भारत को जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए अगली सरकारों का, ताकि वो इस शुल्क में कुछ परिवर्तन कर दें। ऐसा करने से भारत को क्या होगा कि एक तो जो लोअर टैरिफ्स हैं उनका ग्लोबली रेजिस्टेंस आएगा। क्या पता भारत के रेजिस्ट करने से पहले दुनिया का कोई दूसरा देश रेजिस्ट कर दे और भारत को अमेरिका के साथ संबंधों में खटास न लानी पड़े और वर्ल्ड ऑर्डर के दबाव में ट्रंप इतने झुके कि वो ये टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो जाएं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड के लिए तो ये अच्छा नहीं है। अगर लोअर टैरिफ्स होते तो वो फ्री ट्रेड गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। फ्री ट्रेड क्या है? आइडियली ऐसा माना गया कि दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार होना चाहिए, कि आपके यहाँ जो वस्तु बनती है वो हमारे यहाँ बिके, हमारे वाली आपके यहाँ बिके। जिसकी वस्तु अच्छी होगी वो खरीद लेगा, उसके ऊपर हमें अतिरिक्त शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूएसए में जो मोबाइल फोन्स की मार्केट है, चाइना में सेमीकंडक्टर गुड्स की मार्केट है, वो इतनी चीप है, इतना कम कॉस्ट पे वो बन करके तैयार हो जाते हैं कि इंडियन मार्केट्स उससे कभी compete कर ही नहीं सकते। हमारा सिर्फ लेबर चीप है बट टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते हैं, यूएस से अपने सेमीकंडक्टर खुद बनाता है। तो इसीलिए वहां जिस किसी भी लेट्स से कि किसी ऑटोमोबाइल की कह लें या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत अगर यूएसए में $500 है तो वही कीमत भारत में आकर के $1200-1300 हो जाती है, जिसके कारण भारत में वस्तुएं अक्सर महंगी आपको दिखती हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिखते हैं। उसमें फिर गवर्नमेंट के सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस, आयात शुल्क, अमेरिका की डंपिंग ड्यूटी और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जुड़ करके बहुत ज्यादा कीमत आपको दिखती है। तो फ्री ट्रेड अगर हमें करना है तो हमें ये सारे शुल्क हटा करके और निर्माण लागत पर वस्तुओं को बेचना शुरू करना पड़ेगा। ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड पॉलिसी, जो ग्लोबली अपनाए जाने की बात गेट में की गई थी, कभी लागू नहीं हुआ। भारत ने कुछ छोटे मोटे प्रयास किए जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशंस एक है कि हमारे जो पसंदीदा मुल्क हैं जो हमारे साथ शांति बना करके रखते हैं उनके साथ हम इस प्रकार के ट्रेड रिलेशंस रखेंगे कि उनमें मिनिमल मिनिमल टैरिफ्स आए। ऑथर क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, अब इस आर्टिकल का जो मेन थीम है उसकी बात करें, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसको हम कहेंगे अपीजमेंट, तुष्टिकरण। तुष्टिकरण क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसको रिटेलिएट नहीं कर रहे, इसको कहते हैं तुष्टिकरण। कि आप किसी को खुश करने के लिए कोई कार्य करें तो वो तुष्टिकरण हुआ, अपीजमेंट हुआ। तो भारत अगर इन टैरिफ्स का जवाब नहीं देता है, ट्रंप के मूव्स का जवाब नहीं देता है जो कि साम्राज्यवादी हैं, इंपीरियल हैं और ट्रेड के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये क्या हुआ? ये भारत की अपीजमेंट हुई ट्रंप के लिए, यूएसए के लिए, जो हमें कतई नहीं करना चाहिए। ये ऑथर का मत है। फ्री ट्रेड वैल्यू के लिए खतरनाक है, मैंने आपसे बता दिया। उसके बाद फॉल्स रेसिप्रोसिटी जो ट्रंप की है उसको हमें चैलेंज करना चाहिए कि इस प्रकार के टैरिफ्स, इस प्रकार की व्यवस्था ना तो फ्री ट्रेड के लिए अच्छी है और ना भारत यूएसए संबंधों के लिए अच्छी है। इससे आउटकम क्या आएंगे? ऑथर कह रहे हैं कि अनस्टेबल आउटकम्स आएंगे। एक तो क्योंकि जो टैरिफ डील हुई थी उसमें डिमांड बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। आप वॉल्यूम लगातार मेंटेन भी अगर करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी और दुनिया को एक आर्थिक मंदी की तरफ ही लेकर के जाएगा, क्योंकि चक्र नहीं पूरा घूम रहा है व्यापार का। ठीक है। उसके बाद पैटर्नेज का रिस्क है।
कि भाई यूएस से अपनी कंपनीज को बहुत ज्यादा पैटर्नेज कर। पैटर्नेज क्या होता है? किसी भी वस्तु को इस प्रकार से देखना कि वो हमारी है, उसको धारण करना, ये पैटर्नेज होता है इन सिंपल टर्म्स। दूसरा WTO के साथ कॉन्ट्रास्ट में है, हमने बात कर ली, क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो जाएगी ट्रंप की, कि जो भी एजेंडा वो चला रहे हैं वो यूएसए के इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो लॉ हो, फेडरल रिजर्व हो या डॉलर हो। उसमें लोगों का भरोसा कम होगा कि क्या पता किस दिन पॉलिसी चेंज हो जाए और भारत को उसका नुकसान झेलना पड़े। इंपीरियल शिफ्ट हो रहा है। यूएसए को पहले बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता था कि वो दुनिया के लिए बहुत ओपन है, लेकिन एक तो ग्रीन कार्ड को मोनेटाइज कर देना ट्रंप के द्वारा, $4 बिलियन में बेचना, $4 मिलियन में, सॉरी, $4 मिलियन में ग्रीन कार्ड्स को बेचना, और साथ ही उसके बाद इस प्रकार की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी ट्रंप की, वो दिखाती है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और वो कैसे भरोसा नहीं कर सकती यूएसए के प्लान्स पर। राइटर तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें इंडिया को 2-3 फायदे हैं। पहला तो लेबर मोबिलिटी होगी, उसका लॉस अगर यूएसए को होगा तो भारत की तरफ बढ़ेगी। साथ ही भारत को क्या लेवरेज है कि वीक डेवलपमेंट लिमिट ऑप्शंस भारत के पास है। साथ ही जो कॉन्शियंस है वो प्रेशर में लगातार रहेगी कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, स्ट्रेटेजिक एरर भारत करेगा अगर इसका जवाब नहीं देगा तो। साथ ही जो प्राइस डिस्कवरी ट्रैप है वो बना रहेगा कि कोई वस्तु दरअसल कितने प्राइस की है। रेकमेंडेड क्या है भारत के लिए? भारत को रेजिलियंस के सिग्नल देने चाहिए, जैसे चाइना ने दिए हैं। चाइना ने ये दिखाया है टैरिफ लगा करके, बढ़ा करके, कि वो यूएसए के कार्यों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वैसा ही भारत को करना चाहिए। और हिस्टोरिकली जो स्ट्रेंथ भारत की रही है वो ट्रेड प्रेशर के खिलाफ रेजिस्ट करने की रही है, चाहे वो WTO के बैटल्स हो, गेट के बैटल्स हो, या शीत युद्ध के दौरान किसी एक धड़े में शामिल होने के बैटल्स हो। ये भारत को प्रयास करना चाहिए। कोर इश्यू क्या है? ट्रेड टेक्निकलिटी है पहला तो। दूसरा जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है, जिसमें भारत अमेरिका का साथ छोड़ करके दूसरे धड़े में शामिल हो सकता है अगर चाहे तो। कम से कम ट्रेड की लड़ाई में तो होना ही चाहिए भारत को, ठीक है। उसके बाद तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि ट्रंप किस प्रकार से बुली है और भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न आता है, डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ वॉर इज सीन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंपीरियस पावर challenging global trade norms and multilateralism, critically analyze its impact on international economic and suggest measure India can adapt to safeguard its interests। कि भारत क्या कर सकता है अपने हितों को सेफगार्ड करने के लिए, और साथ ही ट्रंप की जो प्लान है वो किस प्रकार इंपीरियलिस्ट है और मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ है। तो इसको आप 2-3 प्रकार से तोड़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, 250 वर्ड्स में आपने लिखना है। ये कह रहे हैं कि सीन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंपीरियस पावर। तो पहले तो आप यहीं से शुरू करिए कि किस प्रकार से इंपीरियस पावर के साइंस उसमें है। 3 पार्ट्स में आप इसको करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में आप इसका इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आप बताएंगे कि इसका करंट रेलेवेंस क्या है ना, कि ट्रंप ने किस प्रकार से टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं और ट्रंप किस प्रकार से इंपीरियस होना चाहते हैं। साथ ही ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, मल्टीलैटरलिज्म को चैलेंज कर रहा है। क्रिटिकली एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सजेस्ट मेजर्स इंडिया कैन अडेप्ट टू सेफगार्ड इट इंटरेस्ट। बहुत अच्छे से क्वेश्चन में ही जो इसकी आंसर की बॉडी है वो आपको मिलेगी। आप करंट इसका रेलेवेंस दे करके जब बॉडी पार्ट में आएंगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि कैसे इंपीरियस पावर का साइन है। तो इंपीरियस पावर क्या होती है? कि जो दूसरे देशों को दबाने का प्रयास करे। पहला तो ये इंपीरियस पावर के संकेत हो गए। दूसरा, किस प्रकार से ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को चैलेंज कर रही है। मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुपक्ष को, बहुपक्षीय व्यापार को किस प्रकार से चैलेंज कर रही है, पहला ये। उसके बाद आप बता देंगे कि भारत को क्या मेजर्स लेने चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अब जो हमने डिस्कस किया कि क्या भारत को स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्या भारत को इसमें रिटेलिएशन या रेजिलियंस लाना चाहिए, ये आप बताएंगे। फिर एनालिसिस करना है। ये सब बताने के बाद बॉडी के फर्स्ट पार्ट में कि इसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। जो मैंने आपसे कहा कि 1929 की जो वैश्विक महामंदी थी, वैसे संकेत हमें दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपकी वैश्विक महामंदी क्यों आई थी, व्यापार चक्र किस प्रकार से रुक जाएगा, आप इसको टैकल कर सकते हैं। और साथ ही जो मेजर्स हैं इंडिया ले सकता है। अब इसमें हमने 2-3 बातें की।
वो जो विश्लेषक कह रहे हैं कि एक तो हमें साइलेंट रहना चाहिए, पहला तो कि हम साइलेंट रहें, दूसरा कि हम रिटेलिएट करें, और तीसरा उन्होंने कहा कि हमें जो वैश्विक मत हो उसके अनुसार चलना चाहिए। जो भी कार्य हम करेंगे उसके अनुसार हमें अपना मत बनाना चाहिए। ये इस आर्टिकल का सार था और ऐसे आप इस आंसर को लिखेंगे। आप अपनी कॉपीज लिख करके हमें सबमिट कर सकते हैं और सबमिशन के बाद हम वो चेक करके दोबारा आपको देंगे। द एरा ऑफ रीजन, रीजन मतलब क्या? रीजन मतलब स्टेट, रीजन मतलब क्षेत्र। राम माधव जो कि आरएसएस के एक बहुत अच्छे विचारक हैं, दक्षिण पंथ के एक विचारक हैं, उनका कहना है कि दुनिया सिकुड़ रही है, रीजन्स में बंट रही है। तो भारत के लिए भी ये मौका है कि हम अपने रीजनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करें। हम इंटरनेशनली जो हमारे आउटकम्स हैं उन पर ध्यान न देते हुए अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग करें। कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो इसका रेलेवेंस देख लेते हैं, कहाँ है, क्या है। तो रेलेवेंस इसका जनरल स्टडीज पेपर 2 में है, आईआर में भी है, वही सेम टॉपिक हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, क्योंकि रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो जो अटेम्प्ट्स हमने पास्ट में किए हैं, जैसे सार्क में किया हो, बिम्स्टेक में किया हो, या अभी हम क्वाड में जो कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रिक्स देशों का एक संगठन है उसके साथ हम कर रहे हैं, सार्क कैसे फेल हो गया, इन रीजन्स की हम बात कर सकते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात आप करेंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा, बिम्स्टेक की कर लेना, ब्रिक्स की कर लेना, सार्क की कर लेना या क्वाड की कर लेना। इनके कंपोजिशन और इनसे रिलेटेड मैटर्स को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो एज अ स्टैटिक पार्ट, नॉट करंट अफेयर्स में। अब देखिए, यहां से शुरू करें। उन्होंने जो कहा, पहले तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वही सारा शिफ्ट जो मैंने आपसे कहा कि दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और रीजनलिज्म बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। यूएन का जो प्रपोजल था वो क्या था कि आप सिर्फ अपने कंट्रीज के हितों से अफिलिएट ना करके उसको ग्लोबली देखने का प्रयास कीजिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो दो धड़ों में, रीजनल ब्लॉक्स में दुनिया हमेशा बटी रही है, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम हो। कोल्ड वॉर मतलब क्या? शीत युद्ध मतलब क्या? क्या जमीन पर कोई लड़ाई आप नहीं देखते, लेकिन दो देशों के बीच में आपसी लड़ाई चलती रहती है, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो, चाहे टैरिफ को लेकर के हो, चाहे एरिया एक्विजिशन को लेकर के हो, चाहे अपने बेसिस एस्टैब्लिश करने को लेकर के हो। दुनिया के अलग अलग देशों में, रशिया में भी ऐसा ही हुआ, यूएसए के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो 50 से लेकर के 1950 से लेकर के जब से दुनिया डीकोलोनाइज होना शुरू हुई और 1991 तक, जिसकी शुरुआत 89 में हो गई थी, उन 2 वर्षों में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया से 15 देश अलग हो गए, उसके बाद की दुनिया तक जो कोल्ड वॉर चलता रहा, उसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया 2 धड़ों में बटी रही थी। उससे पहले आप आएंगे तो दुनिया मध्यकाल में बहुत सारे धड़ों में बटी हुई थी। दोबारा से वैसा ही समय आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बाद वो कह रहे हैं जो विल्सन्स का ग्लोबलाइजेशन था ना, जिसकी हमने 14 पॉइंट एजेंडा की यूनाइटेड नेशंस या लीग ऑफ नेशंस में बात करी थी, वो फेल हो गया था। ये इसीलिए बनाया गया था कि दुनिया ब्लॉक्स में ना बटे, दुनिया इकट्ठा रहे, और ये टैरिफ्स के बाद तो दुनिया एक रह नहीं सकती। फिर कोल्ड वॉर ब्लॉक्स, मैंने आपसे कहा, वॉर्सो पैक्ट हुआ, यूएसएसआर था, 15 देश अलग हो गए। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर यही है, पहला चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि कैसे 2 धड़ों में दुनिया बटी हुई थी, यूएसएसआर और यूएसए। कैसे यूएसए ने नेटो का फॉर्मेशन किया, मार्शल प्लान लेकर के आए, चाइना में अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस दिखाया, ठीक है, और उसके बाद यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में सफल रहा। इंडिया का मिसस्टेप क्या हो गया कि नेहरू का जो रोमांटिक नॉन अलाइनमेंट था, देखिए, राम माधव के अपने विचार हो सकते हैं, आपको ये वाली लाइन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि जो नेहरू का रोमांटिक नॉन अलाइनमेंट था उसने रीजनल रियलिज्म को इग्नोर किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इस पर अपने आप में एक सवाल बन सकता है दैट क्या वाकई जो नेहरू का रीजनलिज्म को छोड़ना और नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाना, नेहरू ना से टीटो जिसको कहा जाता था 1950s में, बहुत सशक्त मजबूत तिकड़े जिसको माना जाता था, क्या उनका नॉन अलाइनमेंट अपनाना दुनिया के लिए अच्छा था या बुरा था? ये प्रश्न हो सकता है। राम माधव का जो ऑथर है इस आर्टिकल के, उनका तो मानना ये है कि वो रोमांटिक नॉन अलाइनमेंट था और उनको ये छोड़ करके रीजनलिज्म की तरफ आना चाहिए था। इस पर बहस कर सकते हैं, ये मत मानने की आवश्यकता नहीं है आपको।
फिर राम माधव क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाते हैं कि जो रीजनल राइज था वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से स्टार्ट होता है 1957 में, और ईयू 1993 में बनता है, आसियान 1967 में बनता है, और 11 देश इस प्रकार से बन जाते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस में। ये फॉर्मेशंस होना क्यों स्टार्ट हुए थे? स्टैटिकली जब आपने देखा कि ये जो फॉर्मेशन थी, ये राइज होती है डीकोलोनाइजेशन के बाद से, 1950s के बाद से मेजरली स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त देश इस बात को लेकर के संशय में थे कि यूएसए के साथ हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, यूएसएसआर के साथ हमारे रिश्तों की रक्षा कौन करेगा। फिर हम मल्टीपोलर फ्यूचर की तरफ जाते हैं कि दुनिया बहुत सारे धड़े हो गए, हर देश अपनी अलग रीजनल और जो फॉर्मेशंस हैं वो बनाने की तरफ बढ़ रहा था। साउथ एशिया इसमें पीछे छूट गया। सार्क फॉर्मेशन 1958 में जियाउर रहमान की इनिशिएटिव पर हुआ, इंडो पाक ने उसे ज्वाइन किया, हालांकि बहुत वो इच्छुक नहीं थे, लेकिन ये जो फॉर्मेशन थी ये वाकई कमजोर रही। फिर बिम्स्टेक का एवोल्यूशन होता है 1997 में, बेस्ट और ईसी 2004 में बिम्स्टेक बना, जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत था, लेकिन वो अभी पूरा अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाया है। आईओआरए बना, इंडियन ओशनियल रीजनल कॉर्पोरेशन बना 1997 में। मंडेला का ये आइडिया था कि इंडियन ओशन में सहयोग होना चाहिए, उसको भी हम पूरा नहीं पाट पाए। इंडिया का जो रूल है उसने रीजनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स की तरफ काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मोदी ने फिर आईओआरए पे फोकस किया, क्वाड का बढ़ावा दिया, आसियान को सर्टेनली उन्होंने बहुत आगे ले जाने की कोशिश की। सार्क में एफर्ट किए, बिम्स्टेक का पोटेंशियल क्या था? 28 साल में 6 समिट हुए, जिसने रिसोर्सेज, नाम और पॉलिटिकल विल की कमी हमें दिखती है। बैंकॉक समिट हुआ, आईओआरए का इंटीग्रेशन बिम्स्टेक को प्रायोरिटी देकर के किया गया, ईस्ट अफ्रीकन टाइज हमारे बढ़े, लीडरशिप और ऑप्टिमिज्म की वो कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता है, अगर रीजनल टाइज में हमें जाना होगा तो इस प्रकार के जो विजनरी दस्तावेज हैं या विजनरी लीडरशिप है उसको आगे आना पड़ेगा। ये सिंपल टर्म्स में आप कहेंगे इसको। फिर देखिए ग्लोबल अटेम्प्ट्स क्या हुए दुनिया को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट रही है, उसको इकट्ठा करने के लिए जो आज तक प्रयास हुए हैं उसकी इन्होंने बात की है। तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस आप आएंगे। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, लेकिन असफल हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद एक संस्थान और बना जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। अटलांटिक चार्टर पर बना था, शांति सहयोग बढ़ाना था, 193 मेंबर्स इसके आज हैं। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बना यूएसएसआर का ब्लॉक और एक बना नेटो। नेटो बना 1949 में, जिसको यूएस लीड कर रहा था। इसने सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर किया, साथ ही 81 मेंबर्स इसके आज दुनिया में हैं। वॉर्सो पैक्ट 1955 में हुआ, ये सोवियत लीड कर रहा था और ईस्टर्न यूरोप इसमें शामिल था, जिसे 1991 में डिसॉल्व कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं कि यूएसएसआर से देश टूट करके अलग हो गए थे। ये वही पैक्ट है, ठीक है। मार्शल लॉ 1949 में बना, यूएस इकोनॉमिक एड इन्हें मिलती थी, जिससे वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड किया गया। समझ गए आप? अब आप समझे होंगे कि दुनिया, इतनी सारी दुनिया इकट्ठा क्यों हुई। क्यों हुई? क्योंकि या तो उन्हें यूएसएसआर के पक्ष में जाना पड़ता या उन्हें ईयू के पक्ष में, सॉरी यूएसए के पक्ष में जाना पड़ता। तो इन देशों ने क्या किया, अपने अलग अलग संस्थान बना लिए, जो रीजनल बॉडीज थी वो क्रिएट कर ली, ताकि दोनों देशों के इन्फ्लुएंस से हम बच सकें। जैसे यूरोपियन यूनियन ने ईयू बनाया, बैंकॉक डिक्लेरेशन में 10 देशों ने आसियान बनाया, ढाका चार्टर में 1985 में सार्क बना, 8 मेंबर थे, भारत पाकिस्तान की टेंशन चलती थी लेकिन वो दोनों इसमें थे। 97 में बिम्स्टेक बना, 7 सदस्य थे। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए मेजरली बना आईओआरए 1997 में बनता है, 23 मेंबर इसके होते हैं, और इंडियन ओशियन ट्रेड सिक्योरिटी के लिए बनता है। भारत की डिप्लोमेसी क्या थी? नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ये कब आया? 1961। 120 मेंबर इसके हो गए। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया मेजरली बाइपोलर हो चुकी है, और बाइपोलर दुनिया में क्या होता है कि दुनिया के सारे देश कम से कम एक पक्ष में खड़े होते हैं।
एशियन रिलेशंस की कॉन्फ्रेंस 1947 में होती है, प्री इंडिपेंडेंस यूनिटी के लिए प्रयास किया गया था कि जो देश कॉलोनाइजेशन का शिकार थे और डीकॉलोनाइज होने के बाद उनमें जो परिवर्तन आए उनको परिपक्व करना, साथ ही उनके रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करना। पोस्ट ग्लोबलिज्म जो ट्रेंड हुआ 1991 के बाद, उसमें क्या हुआ कि दुनिया के बहुत सारे देशों में यूएसए की हेजीमनी एस्टेब्लिश हो गई, और वो हेजीमनी रीजनल नहीं थी बल्कि इकोनॉमिक थी। आर्थिक रूप से देशों को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया। इसी पॉलिसी पर बाद में चाइना ने चल करके डेट ट्रैप पॉलिसी और उनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साथ ही दूसरे देशों को बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करके उनको अपने अंडर, अपने ट्रैप में लेना, ये पॉलिसी चाइना ने यूएसए से सीख करके बनाई। काम कैसे किया इसने? जैसे अब चाबहार पोर्ट का एग्जांपल ले लें, भारत ने अगर मदद की ईरान की, तो वो मदद के रूप में थी, लेकिन जहां चीन मदद करता है, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका की उसने की, वहां पर पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण किया गया। तो चाइना का टोटल मोटिव क्या है कि आप किसी देश में निर्माण करिए। जैसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा एक प्रांत है, खैबर पख्तूनख्वा है, नीचे बलूचिस्तान है, बीच में पंजाब है ना, और यहां पर सिंध है। तो 4 मेजर प्रांत हैं। इन चारों मेजर प्रांतों से होकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हमने कहा BRI, उसके प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों से गुजरने थे। उसके लिए करीब $10 बिलियन, इतना पैसा चाइना ने एलोकेट किया। अब उसमें से बहुत सारा पैसा तो करप्शन की भेंट चढ़ गया, उसमें अलग अलग लीडर्स के नाम भी आए, उन पर केसेस होकर के उनको सजाएं भी रिसेंटली मिली हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी उनमें से एक थे। हालांकि वो तोशाखाना केस में अंदर है, लेकिन इस बात को लेकर के उन्होंने ठीक ठाक जिरह पाकिस्तान में करवाई थी कि क्या वाकई कोई करप्शन के चार्जेस किन्हीं लीडर्स पर लगाए जा सकते हैं या नहीं। तो ये जितना भी पैसा चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, उसको वापस चाइना लाने के लिए उन्होंने कुछ क्लॉजेस रखे, जैसे कि जो टेंडर एलोकेट होंगे वो चाइनीज कंपनी को होंगे, जो लेबर होगी वो मेजरली चाइनीज होगी, जो सीनियर लेवल पर होगी, नीचे वाले जो हैं, जो वर्कर्स मेनली, वो आप पाकिस्तान से ले सकते हो क्योंकि वो चीप लेबर में आ गए और उनके लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट नहीं किए चाइना ने। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि पूरा पैसा चीन के पास वापस आ जाता था, जो स्ट्रक्चर बनती थी उसे चाइना यूज कर सकता था, दूसरे देशों को ये महसूस कराने में सफल हो जाता था कि वो दरअसल मदद कर रहे हैं, जबकि वो प्रीडेटर्स थे, मदद नहीं कर रहे थे, वो खाना चाह रहे थे दूसरे देशों को। इसी से क्या होता है, इसी से देश रीजनल कॉपरेशन से डरते हैं कि कहीं दूसरे बड़े देश, फॉर एग्जांपल जैसे नेपाल भारत के ऊपर आरोप लगाता है, बांग्लादेश भारत के ऊपर आक्षेप करता है, या भारत चीन के ऊपर करता है, तो ये जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड देशों में आपस में आने लगा, इससे ट्रस्ट डेफिसिट हुआ और देश धीरे धीरे दूसरे बड़े देशों की हेजीमनी में जाने लगे, उसको स्वीकार करने लगे। ब्लॉक्स बने, नेटो बना, यूएसएसआर ब्लॉक बना जिसमें ईस्टर्न यूरोप के देश थे, उनमें कोल्ड वॉर के क्लैशेस लगातार चलते रहे और इसी का बड़ा परिणाम 2020 में हमें रशिया यूक्रेन वॉर के रूप में देखने को मिलता है, जहां पर नेटो में शामिल होना या ना होना, इस सवाल पर यूक्रेन में रशिया और यूएसए ने उसको बैटल ग्राउंड बना दिया। आज यूएसए क्या कर रहा है? यूक्रेन से हाथ पीछे खींचना, उसके एड को बंद करना, उसके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या इंटेलिजेंस सपोर्ट है उसको रोकना और रशिया के साथ अपने टाइज को सुधारने की कोशिश करना क्या है? ये हमें दिखाता है कि दुनिया यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, जो पिछले आर्टिकल में हमने बात की कि दुनिया को मल्टीलैटरल होना चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन में नहीं जाना चाहिए। वो सिद्धांत खत्म हो रहे हैं और राम माधव इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को इंटरनेशनली मल्टीलैटरल होना चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रीजनल कॉपरेशंस होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे की मदद करें, ना कि कोई किसी देश की हेजेमनी के नीचे दुनिया के बाकी देशों को रहना चाहिए, चाहे वो यूएसएसआर हो प्रेजेंटली जिसको हम रशिया कहते हैं, या यूएसए हो जिसको नेटो ब्लॉक का लीडर हम लोग मानते हैं। ये चीजें हैं। फिर उसमें इंडिया के रीजनल चैलेंजेस क्या हैं, जैसे बिम्स्टेक रिसेंटली 4 अप्रैल को शायद समिट हुआ है ना, 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, फिर इंडोनेशिया की यात्रा पर पीएम चले गए। उसके बाद बिम्स्टेक जो है और सार्क, ये दोनों कॉपरेशन लगभग सेम ही है। बिम्स्टेक का सीधा सा मतलब है कि सार्क माइनस पाकिस्तान इज इक्वल टू बिम्स्टेक। सार्क और बिम्स्टेक बराबर है, बस उसमें पाकिस्तान नहीं है। मोदी के इनिशिएटिव्स पर नॉट नेसेसरी, पर हाँ कर सकते हैं। जैसे ये सागर नहीं है, महासागर प्रोजेक्ट है दरअसल,
जिसको हमने कहा महासागर प्रोजेक्ट, जिसके लिए पीएम इंडोनेशिया गए थे और इंडोनेशियन पीएम ने इसमें शामिल होने के लिए कहा है। ये तो हो गया आर्टिकल कि दुनिया को मल्टीलैटरल होना चाहिए कि यूनिलैटरल होना चाहिए, या ब्लॉक्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, रीजनलिज्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स हमने देख लिए। अब कुछ की टर्म्स हैं जो आप अपने आंसर में यूटिलाइज कर सकते हो, इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म, मिनीलैटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी, है ना, इस प्रकार के टर्म्स। मल्टीपोलर क्या मतलब, पोल क्या, पोल मतलब ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या, अलग अलग स्थान, है ना, जैसे पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये दो अलग अलग स्थान है। मल्टी का मतलब बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पोल अगर दुनिया में होंगे, यानी कि दुनिया केवल दो ध्रुव पर, यूएसए और रशिया पर जब नहीं टिकी होगी, उसको कहते हैं मल्टीपोलैरिटी। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, जहां आपके पास बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट्स हो, जैसे आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, क्वाड हो गया, नेटो हो गया, है ना, या यूएसएसआर लेड ब्लॉक हो गया। तो दुनिया में जितने ज्यादा ब्लॉक होंगे उतना अच्छा होगा। राम माधव तो यही कह रहे हैं, और यूएसए और रशिया कह रहे हैं नहीं, 2 ब्लॉक से काम चल जाएगा। फिर रीजनलिज्म इसके अंतर्गत ही आता है, मल्टीलैटरलिज्म के अंतर्गत रीजनलिज्म आता है। जैसे मल्टीलैटरलिज्म एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, उसके अंदर छोटे छोटे ये जो धड़े हैं, इनको हमने कहा मल्टीलैटरल वर्ल्ड, ये दुनिया, ये मल्टीलैटरल, और इसी का एक रीजन, अगर मान लीजिए इसको हम 4 हिस्सों में बांटते, तो ये एक रीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कि दुनिया में अलग अलग ब्लॉक्स के बीच में कुछ ब्लॉक आपस में इकट्ठा हो जाए, उसको रीजनलिज्म हमने कहा। बस इससे अगर सवाल बनाएंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, आप इसको हिंदी में भी कोशिश कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा कल, है ना। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। As globalization recedes, regional groupings are emerging as a new power blocks, reshaping the geopolitical landscape. Analyze the factors driving this shift and assess its implication for global governance, particularly in the context of India's role in fostering regional alliances. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स होना, रीजनल ग्रुपिंग्स होना, उनको एक नए पावर के रूप में उभार सकता है। तो भारत के कंटेक्स्ट में बात कीजिए कि जो भारत नए नए रीजनल कॉर्पोरेशंस को बढ़ावा दे रहा है, वो उसके लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे नुकसानदायक है। समझ गए? तो एक क्वेश्चन की बॉडी बनाइए, उसमें इंट्रोडक्शन में तो पहले बताइए कि दुनिया कैसे कैसे अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई थी और कैसे अब रीजनल पावर्स की तरफ दुनिया जा रही है। फिर जब इसकी मेन बॉडी में आएंगे, वहां आप लिखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको भारत बढ़ावा दे रहा है और उससे भारत को क्या लाभ हो सकता है। कम से कम 6-7 पॉइंट्स में आप लिखेंगे, और अंत में आप लिखेंगे इसका उपसंहार, या जिसको आप कहते हैं एंडिंग, और उसमें बताएंगे कि कौन सा कोऑपरेशन हमारे लिए आवश्यक है। बहुत मल्टीपोलर दुनिया हमें चाहिए या सिंगल पोल वाली दुनिया हमें चाहिए। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म का आर्टिकल है, मेजरली एडिटोरियल नहीं है। इसमें जो करंट के इश्यूज हैं, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उन पर बात की गई है कि क्या आप अपना जो प्रॉपर्टी राइट है सीनियर सिटीजन्स का, कैन सीनियर सिटीजन्स एविक्ट फैमिली फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या जो सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी पर राइट्स हैं, क्या वो अपनी फैमिली को इससे इवैक्यूएट कर सकते हैं या नहीं। बेदखली से संबंधित कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। इन सिंपल टर्म्स आप ये समझिए। तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म का आर्टिकल है, लॉ एक्सप्लेन के सेक्शन में आपको मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस में। और हमारी जो रेलेवेंसी है इस आर्टिकल से वो क्या है कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर, ये वाले सेक्शन में एक माइक्रो टॉपिक आता है जिसका नाम है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। हालांकि फैमिली बहुत बड़ी यूनिट होती है अपने आप में, वो सेक्शन वल्नरेबल नहीं है, लेकिन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस आबादी में आता है जो वल्नरेबल सेक्शंस के अंडर आती है। यानी कि फैमिली में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। उनके फैमिली राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे इससे प्रभावित होंगे,
स्टैटिक सेक्शन में हम सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 पढ़ सकते हैं, उसके अलग अलग प्रोविजंस बाद में जब आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो इस पर आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है प्रॉपर्टी के राइट का, कि हमें संपत्ति का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या उस पर जो अंतिम हक है वो किसका है, होल्डर का है या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का है। आर्टिकल क्या कह रहा है, मार्च 28 2025 की एक रूलिंग है, एक हफ्ते पहले की रूलिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर कपल के इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि वो अपने सन को अपनी प्रॉपर्टी से हटाना चाहते हैं अंडर सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। अब इस पे रूलिंग आई कि क्या कोई फैमिली और उसके सीनियर एल्डर ऐसा कर सकते हैं या नहीं। एक्ट में क्या सुझाया गया कि आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को जो 60 प्लस ईयर्स ऑफ एज हैं, जो खुद सस्टेन नहीं कर सकते, या तो आप अपने चिल्ड्रन के थ्रू करिए या रिलेटिव्स के थ्रू करिए, यानी कि पेरेंट्स के वेलबींग के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया उनके किन्स को। अगर आप इवैक्यूएट करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट नहीं माना जाएगा। एक्ट आपको डायरेक्टली ये नहीं कहता कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप उसे डायरेक्टली एविक्शन के लिए लायबल मानेंगे। केवल इस आधार पर आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते कि वो आपकी सेवा नहीं कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आसान शब्दों में, ठीक है। बाकी टेक्निकल टर्म्स हैं, किसी को इवैक्यूएट करना, एक्सप्लिसिट होना, मेंटेनेंस देना, ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। मुद्दे की बात समझ जाइए, उसके बाद उसमें शब्दों को जोड़ते रहिए धीरे धीरे। एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं? पेरेंट्स जो हैं मेंटेनेंस मांग सकते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, अगर वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे रहे हैं तो। एक तो एक्ट ये कहता है। दूसरा, जो ट्राइब्यूनल है और एपेलेट बॉडीज हैं वो इसके क्विक रेजोल्यूशन के लिए बनाई गई थी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके कुछ रियायतें मांगने से पहले इन ट्राइब्यूनल्स का प्रयोग करें। प्रॉपर्टी सेक्शन 23(1) सिटीजनशिप एक्ट का कहता है कि प्रॉपर्टी जो गिफ्ट कर दी गई उसकी कंडीशन को मेंटेन करना और फ्रॉड या कोहर्शन को बढ़ावा ना देना। दूसरा सेक्शन 23(2) है, एक तो मेंटेनेंस जो दिया जाएगा वो इन्फोर्सेबल होगा नए स्टेट के अंडर, जिसमें ओनर अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। 2020 में पहले इस तरीके का केस आ चुका है जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्राइब्यूनल है वो एविक्शन का आदेश दे सकते हैं सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस के लिए। और जो इसका बैकग्राउंड है, पेरेंट्स ने सन और डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट ये केस फाइल किया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का जो एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस जोड़े गए थे। 2020 की रूलिंग क्या कहती है उसके कुछ डिटेल्स हैं, ये नॉट नेसेसरी, पर चूंकि अभी केस आया तो उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। ट्राइब्यूनल जो है वो मेंटेनेंस को ब्रीच नहीं कर सकते, साथ ही इवैक्यूएशन पावर जो है वो सेक्शन 23(2) के अंतर्गत है और कंपीटिंग क्लेम इसे होना चाहिए। ये इसके प्रोविजंस है। साथ ही करंट केस जो है वो चाहता था, करंट केस में पेरेंट्स चाहते थे कि सन को बेदखल कर दिया जाए क्योंकि वो उन्हें टॉर्चर करता है और नेग्लेक्ट करता है। 2019 का ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या था कि अगर लिमिटेड जो सन है उसका एक्सेस अगर उनकी शॉप और हाउस तक है तो मिसबिहेवियर जब तक नहीं साबित हो जाएगा उससे पहले आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। पेरेंट्स की अपील ये थी कि वो अनसेटिस्फाइड है तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट चले गए। एससी ने क्या कहा कि सन के मिसबिहेवियर के लिए उसे एविक्ट नहीं किया जा सकता और हर केस में बेदखल करना कोई अंतिम रास्ता नहीं हो सकता। ये पूरे केस में कहा गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल था इसका कुछ बैकग्राउंड रोल भी है, वो आप देख ले। एक तो डेमोग्राफिक कंटेक्स्ट है कि भारत में पॉपुलेशन 153 मिलियन हो गई है बूढ़ों की, और 2025 तक 340 मिलियन, यानी कि 34 करोड़ भारत में बूढ़े लोग होंगे 2050 तक। अब आप समझिए जो व्यक्ति आज लेट्स से के मध्य उम्र में है वो बूढ़े हो जाएंगे तब तक, और 2050 तक 34 करोड़ लोग भारत में बुढ़ापे की उम्र में होंगे। लीगल एवोल्यूशन क्या है? प्री 2007 क्या था? मेंटेनेंस जीआरपीसी में 1973 में था। प्रोसेस बहुत स्लो थी, सरकार जो बच्चे हैं वो इसको नेग्लेक्ट करते थे। 2007 में एक एक्ट बन गया जिसके तहत आपको मेंटेनेंस देना अनिवार्य हो गया कि अगर आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। अगर आपके ऑलरेडी आपको मिल गई है तो कुछ केसेस में प्रताड़ना जहां पर प्रूव हो जाएगी
तो आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है, ऐसे प्रावधान बनाए गए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर केस में नहीं हो सकते। 2020 में जो केस आया था, चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई थे, उनकी बेंच थी, उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट वर्सेस डीवी एक्ट से कहा और एविक्शन पावर्स जो हैं उनके लिए प्रेसिडेंट सेट किया। करंट केस क्या हुआ, 2019 में ट्राइब्यूनल में फाइल किया गया, फैमिली डिस्प्यूट था, एससी की रूलिंग आई जिसमें कहा गया कि एविडेंस बेस्ड एविक्शन होना चाहिए। और ये कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रताड़ना अगर माँ बाप के साथ हो रही है तो बच्चों को निकाल दिया जाए प्रॉपर्टी से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल सेट नहीं किया गया। ठीक है, ये था हमारा डिस्कशन। और कुछ आर्टिकल्स जो हमने देखे, अराउंड 4 आर्टिकल्स पर हमने मेजरली बात की। कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे जो हिंदी और अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे थे, जिस पे हम पहले डिस्कशन काफी कर चुके थे। सेशन को आज यहीं खत्म करेंगे, कल दोबारा से नए सेशन में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।